2024 में क्या भाजपा का किला ध्वस्त हो पाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव कम हो पाएगा? क्या विपक्षी दलों की जो एकता है वो परवान चढ़ पाएगी? नमस्कार, मैं शेखर अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। पटना में महागठबंधन की एक बैठक संपन्न हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 17 विपक्षी दलों के लगभग 30 से भी अधिक नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की है। आज हमारे साथ अनसुनी आवाज़ के संपादक रुपेश कुमार जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। विपक्ष की जो एकता है, इसका जो भविष्य है वो आप कैसे देखते हैं? अनसुनी आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि शेखर आपने अपनी प्रस्तावना में कहा कि 2024 में क्या भाजपा का सत्ता का किला ध्वस्त हो पाएगा, क्या नरेंद्र मोदी का जादू घट पाएगा और विपक्षी एकता परवान चढ़ पाएगी, ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके इर्द गिर्द पूरी बैठक हुई। पटना के अंदर और महागठबंधन को मूर्त रूप में लाने की एक कोशिश हुई है। निश्चित तौर पर पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा गंभीर और एक नियोजित तरीके से गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज से पहले जो कोशिशें होती थी वो तीसरे मोर्चे की होती थी और मोर्चे की स्थिति में जो क्षेत्रीय दल होते थे या जो छोटे दल होते थे वो हावी होते थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस की उसमें अनदेखी होती थी। हम ये कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा सुनियोजित महागठबंधन भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के लिए तैयार हो रहा है। 17 दल शामिल हुए आज, और उसके लगभग 30 से ज़्यादा नेताओं ने शिरकत की इस महागठबंधन की जो ये आज बैठक हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका रहने वाली है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इस बैठक का नेतृत्व किया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर से पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, शिवसेना के उद्धव ठाकरे से लेकर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुत सारे दल पहुँचे थे। 17 दल थे, उसमें लगभग 30 के आसपास बड़े शीर्ष नेता थे जो इस बैठक में पहुंचे थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे दल ऐसे हैं जो इस महागठबंधन से छूटे हुए हैं। उन पर भी देखना ज़रूरी है कि उनका स्टैंड क्या होगा, क्योंकि बिना क्षेत्रीय दलों को साथ में लिए कोई कारगर गठबंधन बन पाएगा, इस पर संशय है। शेखर, कुल जो सीटें हैं लोकसभा की 543 हैं, जिस पर इन्होंने 450 पर अपनी सहमति जताई है। तो ये किस तरह का कहना है इनका, जो स्टेटमेंट है कि हम साथ हैं, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे? फौरी तौर पर जो ये पहली बैठक हुई है, हालांकि अभी 12 जुलाई को शिमला में एक और महागठबंधन की बैठक होनी है तैयारी को लेकर, उसमें और स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन अभी जो पटना की बैठक से निकल के आया कि 400 साढ़े 400 सीटों पर एक विपक्षी उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ उतारा जाएगा, यानी कि जो भी विपक्षी दल उस सीट पर मजबूत स्थिति में होगा वो भाजपा के उम्मीदवार का सामना करेगा। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारी सीटें ऐसे रही हैं पिछले चुनाव में। 2019 के चुनाव में तकरीबन 200 से ज़्यादा सीटें ऐसी रही हैं जो बहुत कम मार्जिन से हारी गई हैं। एक बड़ा पेच इसमें यह है कि अगर एक नेता विपक्ष की ओर से भाजपा के खिलाफ लड़ाया जाता है सीट पर, तो और इस आधार पर अगर कोई सहमति बनती है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय है और उसके पास ना के बराबर सांसद उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। ऐसा क्या था कि कांग्रेस के बिना ये महागठबंधन नहीं हो सकता था, और कांग्रेस के साथ अगर ये महागठबंधन हुआ है तो इसमें कांग्रेस को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है? अब मोर्चे की बात नहीं हो रही है, अब महागठबंधन की बात हो रही है। मोर्चे की जब बात होती थी उसमें कांग्रेस को दरकिनार कर दिया जाता था, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस को आप नकार नहीं सकते। मौजूदा संसदीय सत्र में भी 52 सांसद कांग्रेस के पास मौजूद हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, और इसलिए
जहाँ पर आपने कहा कि जो क्षेत्रीय दलों की कांग्रेस के साथ लड़ाई है, जैसे पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से टकराए हुए हैं, ऐसे अन्य राज्यों में भी उनके राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलती रही है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं सभी विपक्षी दलों को, चाहे वो छोटे दल हैं चाहे बड़े दल हैं, जो भाजपा की विचारधारा या कार्यविधि से सहमत नहीं हैं, उनको ये बात तो समझ में आ ही गई है कि भाजपा का मुकाबला वो अलग थलग रहकर नहीं कर सकते। इसलिए शायद एक मजबूरी ये बन रही है कि जो कांग्रेस से दूरियां भी रखते थे पार्टियां, वो भी एक मंच पर आ रहे हैं। इतने बड़े महागठबंधन में नरेंद्र मोदी के समकक्ष कौन सा चेहरा होगा जिसको वो प्रधानमंत्री तौर पे पेश करते हैं 2024 के चुनाव में? निश्चित तौर पर सोशल मीडिया में बहुत बढ़ चढ़कर ये बात इस बैठक के खिलाफ निकल के आई है कि बहुत बड़ी और भव्य बारात तो थी लेकिन दूल्हा नहीं था, है ना। और उसका जवाब देते हुए ये कहा गया कि एक एक नहीं 5-5, 7-7, 8-8 दूल्हे हैं और उसका चयन वक्त आने पर कर लिया जाएगा। ये लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की है। जो विपक्ष की राजनीतिक दल हैं, उनकी जो वैचारिक सोच है, समझदारी है, उसको बचाने की बात है। चाहे वो हाशिए पे चले गए वामपंथियों की बात हम करें, चाहे लगातार घटते जनाधार कांग्रेस की बात करें, या अन्य जो मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई क्षेत्रीय दल हैं उनकी हम बात करें, तो उन सभी को अपने अस्तित्व का संकट नज़र आ रहा है। इसलिए दूल्हा कौन होगा, बारात में कौन नाचेगा और कौन गद्दी पे बैठेगा, कौन क्या करेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। कहीं ना कहीं जो भाजपा के रणनीतिकार हैं उनके लिए एक सिकन तो ज़रूर पैदा करता है कि अगर ये फार्मूला सक्सेस होता है कि भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ सिर्फ एक कैंडिडेट लड़ेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए मुश्किलें तो हो सकती हैं। कि कांग्रेस के और राहुल गांधी के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पिछले संसदीय चुनाव में भी हम देखें तो 200 सीटों पे जो है कांग्रेस के उम्मीदवार पूरे देश भर में भाजपा से सेकंड नंबर पर थे, करीब करीब जी। तो इस नाते भी कि 52 सीटें उनके पास हैं और अभी भी संसद के भीतर कांग्रेस सबसे बड़ा दल है इस समय भी, और जो उनकी भूमिका और जो उदारता राहुल गांधी की दिख रही है पिछले लगातार राजनीतिक सिनेरियो में जो हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वक्त बेवक्त चीज़ें हो सकता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को ही चेहरा बनाया जाए। जो ये बैठक हुई है, इसमें आपको लगता है कि 12 जुलाई तक सब ठीक ठाक रहने वाला है? 17 दल शामिल हुए हैं, तो ये दल तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये दल पिछले काफ़ी समय से एक साथ भाजपा के खिलाफ एक मंच पर मुखर हो रहे हैं। अब ये कोशिश ये रहेगी कि 12 जुलाई को जो शिमला में बैठक होनी है, कितने अन्य दलों को इसमें और बढ़ाया जाए, संख्या कैसे बढ़े, क्योंकि जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे ही महागठबंधन की उपयोगिता और सार्थकता वो सिद्ध होगी। तो ये आज की पूरी बातचीत थी कि 23 जून को महागठबंधन की एक बैठक हुई है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये नहीं आया, जैसा कि बातचीत में रुपेश जी ने बताया कि दूल्हा कौन होगा, इसको लेकर सोशल मीडिया में तमाम मेम्स और बातें चलती रहीं दिन भर कि राहुल गांधी एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अपनी लाइन में खड़े हैं, वो अग्रिम पंक्ति में ममता बनर्जी हैं, तो कुछ एक नाम होंगे जो सामने आने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, तो ये बातें तभी होंगी। आप सबसे निवेदन है कि आप अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।